नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवीश और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सदन शुरू होने से पहले विपक्षी दलों की बैठक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में यह बैठक चल रही है। तो सदन के शुरू होने से पहले विपक्षी दलों की बैठक चल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में बैठक चल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बैठक बुलाई है। बैठक में सोनिया गांधी भी मौजूद है। तो सदन में सरकार को घेरने की तैयारी पर मंथन चल रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सदन में सरकार को घेरने की तैयारी पर यह मंथन चल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में यह बैठक चल रही है। सोनिया गांधी भी मौजूद है बैठक में। कल भी हमने देखा था विपक्षी दलों की बैठक हुई थी और सदन की कार्रवाई बुरी तरीके से प्रभावित रही। अगर कल की बात की जाए, बजट सत्र के दूसरे चरण का पहला दिन था और काफी हंगामेदार रहा। लोकसभा राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जोरदार तकरार देखने को मिला। संसद की कार्रवाई बुरी तरीके से प्रभावित रही। आज फिर मीटिंग हो रही है विपक्षी दलों की। मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में लीडर ऑफ अपोजिशन है राज्यसभा में, कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। सोनिया गांधी भी वहां पर पहुंची हैं, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सोनिया गांधी जब पहुंची थी संसद भवन में, मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में विपक्षी नेताओं की बैठक हो रही है। अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर हमला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। राहुल ने विदेश में देश का अपमान किया। राहुल ने विदेश में देश का अपमान किया, अनुराग ठाकुर का कहना है। देश को अपमानित करने का मौका नहीं छोड़ते राहुल गांधी, यह कहना है अनुराग ठाकुर का। साथ ही साथ अनुराग ठाकुर ने कहा है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी सदन से माफी मांगे, सदन में जाकर माफी मांगे राहुल गांधी, यह कहना है अनुराग ठाकुर का। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार यह मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा वो सुनवाते हैं। क्या FATF की रिपोर्ट कांग्रेस का भ्रष्टाचार का मॉडल दुनिया भर में आज एक केस स्टडी के रूप में नहीं आ गया? एक के बाद दूसरा घोटाला हुआ, लेकिन अब इनके घोटाले के मॉडल भी केस स्टडी। टेरर फंडिंग वाली संस्थाएं जो इन्वेस्टिगेशन करती है, अपना रिसर्च करती है, वो भी कांग्रेस और गांधी परिवार के भ्रष्टाचार के मॉडल पर केस स्टडी कर रही है। अरे आपके भ्रष्टाचार की चर्चा दुनिया भर में है और आप दुनिया भर के देशों में जाकर भारत को बदनाम करने का काम करते हो। वापस आइए और देश से माफी मांगिए। समय आ गया है माफी मांगने का। चलिए बड़ी खबर आपको बताते हैं, अधीर रंजन चौधरी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। जी हां, कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सरकार खुद सदन नहीं चलाना चाहती। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि सरकार तो खुद ही सदन नहीं चलाना चाहती है। मंत्रियों ने सदन को ठप करने के लिए हंगामा किया। अधीर रंजन चौधरी ने सरकार पर हमला बोला है। उनका कहना है कि सरकार खुद ही सदन नहीं चलाना चाहती है, मंत्री खुद हंगामा कर रहे हैं। राहुल गांधी माफी क्यों मांगेंगे, अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं। उन्होंने क्या गुनाह किया है? तो जैसा कल लगातार संसद की कार्रवाई बाधित रही, संसद में जोरदार हंगामा होता रहा, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जोरदार तकरार देखने को मिली। सरकार खुद नहीं चलाना चाहते हैं हाउस। कल ऐसा नजारा कभी देखा है कि सरकार के मंत्रीगण, सरकार के सारे MP गण सब मतलब सदन को ठप करने के लिए किस तरीके से हंगामा किए हैं। तो ये पहली बार ये नज़ारा सबको देखने को मिलता है कि सदन को ठप कराने के लिए सबसे ज़्यादा शोर शराबा हंगामा मचाते हैं सत्तारूढ़ पार्टी खुद। क्यों माफ़ी मांगेंगे? राहुल जी क्या किया गुना की माफ़ी मांगना है? माफ़ी इन लोगों को मांगना चाहिए। सरकार चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कल सदन की कार्रवाई कैसे हंगामे की भेंट चढ़ी। तो सदन में किस तरीके का संग्राम देखने को मिला, यह हम आपको बताते हैं। बजट सत्र के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन है और सदन में आज भी हंगामे के आसार हैं। राहुल गांधी के बयान को लेकर कल सदन में जोरदार हंगामा हुआ था। राहुल गांधी के बयान पर पूरे जो संसद थी वो हंगामे की भेंट चढ़ गई। पूरी कार्रवाई जो थी वो हंगामे की भेंट चढ़ गई। बीजेपी ने सदन में राहुल गांधी के बयान पर विरोध किया था। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष ने अडानी एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा सदन में उठाया। राहुल पर टिप्पणी का कांग्रेस ने जबरदस्त विरोध किया। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने स्पीकर को एक पत्र भी लिखा है। पत्र लिखकर रक्षा मंत्री के बयान को हटाने की मांग की गई है। तो सदन में बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी से माफी मांगो के नारे लगाए।
विपक्ष ने मोदी अडानी भाई भाई और वी वांट जेपीसी के नारे लगाए। तो राहुल गांधी के बयान का विरोध किया सत्ता पक्ष ने। हंगामे की वजह से कल सदन को 2 बार स्थगित करना पड़ा। आज भी सदन में गतिरोध बने रहने के आसार हैं और जैसा कि हमने आपको बताया कि विपक्षी दलों की बैठक भी चल रही। सदन में हंगामा क्यों हुआ था? विपक्ष ने अडानी एजेंसी के दुरुपयोग का मुद्दा सदन में उठाया था। सत्ता पक्ष कह रहा था कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, विदेशों में उन्होंने देश का नाम खराब किया है। राहुल पर टिप्पणी का कांग्रेस ने विरोध किया था। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई की अगर बात की जाए तो दोनों जगह सत्ता पक्ष का विरोध किया था कांग्रेस ने। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने इसके बाद स्पीकर को एक पत्र भी लिखा। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह ने जो व्याख्यान दिया था संसद में और उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी माफी मांगे, उसको हटाया जाना चाहिए। तो पत्र लिखकर रक्षा मंत्री के बयान को ऑफिशियल जो कार्रवाई उसे हटाने की मांग अधीर रंजन चौधरी ने की। उन्होंने पत्र लिखा लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला। इसके अलावा क्या कुछ हुआ वो भी हम बता रहे हैं। सदन में बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी नारे लगाए कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। लोकसभा की अगर बात की जाए तो राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर वहां पे कहा कि राहुल गांधी ने जो विदेशों में देश का नाम खराब किया उसके लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। राज्यसभा की अगर बात की जाए तो वहां पर मुद्दा उठा, वहां पर पीयूष गोयल ने मुद्दा उठाया कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। पीयूष शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। पीयूष, आज बजट सत्र के दूसरे चरण का दूसरा दिन है और साफ तौर पर जिस तरीके का गतिरोध पहले दिन देखने को मिला, ऐसा लग रहा है दूसरे दिन भी हंगामेदार ही रहेगा सदन का सत्र। पीयूष। बिल्कुल रवीश, जैसा पहला दिन था वैसा ही दूसरा दिन जाएगा। इसके आसार कल शाम को ही तय कर दिए गए थे, क्योंकि जब 2 बजे कार्रवाई शुरू हुई उसके बाद दोनों सदनों की कार्रवाई ठीक 2 बजे के बाद जैसे शुरू होती है उसके बाद स्थगित कर दी जाती है। मतलब सदन में किसी भी तरह से कार्रवाई नहीं चल पाई और इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जिम्मेदार हैं, क्योंकि दोनों आमने सामने आकर एक दूसरे की मुखालफत कर रहे थे और लगातार नारेबाजी और जिस तरह से शोर शराबा पूरे सदन में चल रहा था उससे साफ जाहिर था कि ये सदन का सत्र जो है वो अब इस बार बड़ा हंगामेदार रहने वाला है। और हंगामा इस कदर है कि सड़क से लेकर संसद तक हंगामा साफ देखने को मिल रहा है। रवीश। पीयूष, विपक्षी दलों की बैठक भी हो रही है मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में विपक्षी नेताओं की बैठक हो रही है और ये आगे की क्या स्ट्रेटजी तय करेंगे, किस तरह से सरकार को अब सदन में घेरेंगे। तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष बैठा हुआ है। लेकिन जैसे ही पहला दिन शुरू होता है और उसके बाद राहुल गांधी के कैम्ब्रिज कॉलेज में दिए गए वक्तव्य को लेकर जो सत्ता पक्ष के सांसद थे उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन शुरू किया और उस धरना प्रदर्शन शुरू करने के बाद सदन के भीतर राजनाथ सिंह जो काडर में दूसरे नंबर के बड़े नेता हैं सरकार के, उन्होंने अपना वक्तव्य दिया लोकसभा में और राज्यसभा में पीयूष गोयल ने। और उसके बाद से लगातार जो सत्ता पक्ष के सांसद थे, जो केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने इस बात का विरोध करना शुरू किया और कहा कि राहुल गांधी माफी मांगे। और इसी के अपोजिट में उधर विपक्ष ने भी अपना विरोध शुरू कर दिया। तो कुल मिलाकर ये गतिरोध बढ़ता गया और सदन ठप हो गया। और ऐसे में आज जो विपक्षी दल हैं वो बैठक करके ये तय करने की जरूर कोशिश कर रहे हैं कि आगे की क्या हम स्ट्रेटजी प्लान करें, सरकार को किस तरह से घेरें, सरकार हमारे मुद्दों पर आकर बहस करे। पीयूष, कल आप मानते कि विपक्ष की जो स्ट्रेटेजी थी, जो रणनीति थी, वो उल्टी पड़ गई? क्योंकि कल भी मीटिंग हुई थी मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में, विपक्षी दलों को वहां पर भी बुलाया गया था। विपक्षी दल सरकार को घेरना चाहते थे लेकिन सरकार ने काउंटर अटैक कर दिया और राहुल गांधी को मुद्दा बना दिया वहां पर। बिल्कुल, एक तरह से इनकी कल की जो स्ट्रेटजी थी, कल की जो प्लानिंग थी, चूंकि जांच एजेंसियों को लेकर जो बात थी कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है सरकार के द्वारा, तमाम विपक्षी नेता जो हैं वो इस वक्त राडार पर हैं जांच एजेंसियों के। तो कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों के जरिए सरकार लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में जो स्ट्रेटजी तय की थी, जो प्लानिंग तय की थी, उस प्लानिंग को लेकर विपक्ष हमलावर हो रहा था। लेकिन उसके पहले ही काउंटर अटैक के जरिए सत्ता पक्ष ने हमला कर दिया और राहुल गांधी को एक बड़ा मुद्दा बना दिया। जी पीयूष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। पीयूष शुक्ला हमारे सहयोगी तमाम जानकारी हमें दे रहे थे। मीटिंग चल रही है मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में। चलिए बढ़ते हैं आगे, बड़ी खबर आपको बताते हैं। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शूटर असद पर बड़ा खुलासा हो गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शूटर असद पर बड़ा खुलासा हुआ है। असद के घर से मिले मोबाइल से खुलासा हुआ है। शेर अतीक नाम का व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा था असद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, असद के घर से जो मोबाइल मिला उससे एक बड़ा खुलासा हो गया है। शेर अतीक नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा था असद। शूटर असद के व्हाट्सएप ग्रुप से 56 लोग जुड़े हुए थे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से 14 जिलों से जुड़े हुए थे 56 लोग।
अतीक और अशरफ के जेल जाने के बाद यह ग्रुप बनाया गया था। व्हाट्सएप ग्रुप पर होती थी रंगदारी से जुड़ी बातें। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो असद के घर से जो मोबाइल मिला है उसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था। शेर अतीक के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप था जिसमें 56 लोग जुड़े हुए थे। रंगदारी को लेकर इसमें बातचीत होती थी, लेन देन फिरौती, इसको लेकर इसमें चैट्स हुआ करते थे। इस मोबाइल फोन से बड़ा खुलासा है और एसटीएफ को काफी सारी इंफॉर्मेशन इससे मिलती भी यहां पे दिखाई दे रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शूटर असद पर बड़ा खुलासा। असद के घर से मिले मोबाइल फोन से बड़ा खुलासा हुआ है। शेर अतीक नाम का व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा था असद। शेखर त्रिवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। शेखर, एक बड़ी कामयाबी हाथ लग गई है। मोबाइल फोन में काफी चीजों का खुलासा हुआ है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से जांच एजेंसियां लगातार एक लीड की तलाश में थीं, वो लीड उन्हें फ़ोन से मिली है। अशरफ, असद, शाइस्ता जो अतीक की पत्नी है, ये सभी फ़ोन कॉल के ज़रिए आपस में जुड़े रहते थे। जो शूटर्स थे उनको भी लगातार फ़ोन पर ही इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे। और ख़ास बात यह है कि जब उमेश पाल की हत्या हुई उसके बाद असद और अशरफ की तरफ से वो सारे शूटर्स के मोबाइल वापस ले लिए गए और उन्हें नए सिम और मोबाइल दे दिए गए। अब जो इस तरीके का खुलासा हुआ है वो जांच एजेंसियों के लिए डिजिटली काफ़ी बड़ा एविडेंस है। इसको प्रूफ करने में भी चीज़ें आसान होंगी। इसी से ये भी पता चला है कि असद जो अतीक का लड़का है, जब उमेश पाल की हत्या हुई जोश में वो गाड़ी से बाहर निकल आया, उसे केवल मॉनिटरिंग करनी थी। अब जब वो बाहर निकल आया तो अतीक के सीधे तार इस पूरे हत्याकांड से जुड़े होने की बात सामने आ गई। तो इस तरीके की कई चीज़ें हैं जो इन फ़ोन कॉल्स के ज़रिए, जो इन डिटेल्स के ज़रिए उजागर होती हैं और इस पूरे नेक्सस का भांडाफोड़ होता है। शेखर, हालांकि कहना जल्दबाजी होगी अभी आप की पुलिस ने उसमें क्या खंगाला है व्हाट्सएप ग्रुप पे, लेकिन क्या उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हुए कुछ चैट्स वो भी बरामद हुई है पुलिस को, उससे रिलेटेड कुछ? एक बार अपना सवाल दोहराएं। शेखर, क्या उमेश पाल हत्याकांड से रिलेटेड चैट्स भी उस व्हाट्सएप ग्रुप में हुई थी या सिर्फ रंगदारी की बातें हुआ करती थी? देखिए, ऐसा है कि जो मोबाइल से एविडेंसेस मिले हैं, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिले हैं, उसमें कई तरीके की चीज़ें होती हैं कि उसमें चैट भी होती है, किस समय कॉल किया गया उसका डेटा रिकॉर्ड्स भी निकलता है। लेकिन कई बार ये होता है कि जो शातिर किस्म के लोग होते हैं इनकी तरह, वो उन डेटा को डिलीट कर देते हैं या फिर ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जिसमें इस तरीके की रिकॉर्डिंग ना हो। लेकिन अपनी जो जांच एजेंसियां हैं और ख़ास तौर से इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स इंडिया में काफ़ी हद तक बैन भी किए गए हैं। लिहाजा अगर भारत सरकार की तरफ से या उत्तर प्रदेश सरकार अगर केंद्र सरकार को निवेदन करती है तो उन कंपनियों से जिनके ये सॉफ्टवेयर ऐप्स हैं, जो यहाँ इंडिया में अपने ऐप्स को चला रहे हैं, उनको वो डिटेल्स देनी ही पड़ेंगी अगर सरकार चाहती है। तो ये सरकार के एंड पे है कि वो किस तरीके की डिटेल्स चाहती है एजेंसियों के मार्फत, और वो जो हर चीज़ ऐप के जरिए या डिजिटली कन्वर्टेड हुई होगी वो सरकार को देना इन एजेंसियों की या कंपनियों की प्राथमिकताओं में एक है, क्योंकि उस तरीके का कानून बनाया है केंद्र सरकार ने। जी शेखर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। शेखर हमारे सहयोगी में तमाम जानकारी दे रहे थे। बढ़ते आगे, जम्मू कश्मीर में एनआईए की छापेमारी हुई और टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की जो रेड है उसमें कुलगाम और पुलवामा में छापेमारी जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जहां एनआईए की छापेमारी सामने आई। अनंतनाग और शोपियां में एनआईए रेड कर रही है। एनआईए की टीम ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। तो टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए लगातार देश के कोने कोने में छापेमारी कर रही है। टेरर फंडिंग को लेकर लिंक, कहां से पैसा आता है, किस तरीके से आतंकवादियों तक वो पहुंचाया जाता है, देश विरोधी एक्टिविटीज में किस तरीके से इस पैसे को लगाया जाता है, एनआईए तमाम छापेमारी कर रही है देश के अलग अलग कोने में। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर लेकिन हम आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में एनआईए ने छापेमारी की। कुलगाम और पुलवामा में छापेमारी जारी है। टेरर फंडिंग मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने रेड डाली। एजाज डार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। एजाज, बड़ी कार्रवाई एनआईए की यहां पे देखने को मिली है, छापेमारी की गई है कुलगाम और पुलवामा में, क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए, आज सुबह सवेरे रवि जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जो टीम है
विभिन्न इलाकों में सर्चिस जो है करने में लगे हुए हैं, जिनमें से साउथ कश्मीर खासकर जो पुलवामा है, अनंतनाग है या कुलगाम हो या शोपियां की अगर बात करें, इन इलाकों में जो सुबह सवेरे ही जो है सर्चिस चलाई गई है। हालांकि सर्चिस जो है इस बारे में बताई जा रही है कि क्योंकि टारगेट किलिंग जो कश्मीर में हो रही है, 2022 का ये केस है जो जम्मू में रजिस्टर किया हुआ था एनआईए ने। हालांकि इस जुम्मन में यही बताया जा रहा है कि कई सारे ऐसे जो सस्पेक्टेड पर्सन थे उनको डिटेन किया गया है। हालांकि इसमें ये खबर एक बड़ी है कि जो एक जर्नलिस्ट को भी डिटेन कर दिया गया है एनआईए द्वारा, क्योंकि उसकी जो है जांच पड़ताल बड़े पैमाने पर चलाई जा रही है और उससे पूछताछ की जा रही है कि कहीं वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल उसका हाथ मत हो। हालांकि आपको बता दें कि साउथ कश्मीर से जो है साउथ कश्मीर के विभिन्न इलाकों में, जिनमें से वची हो गया, जिसमें से रामपुर हो गया, जिसमें अचवल हो गया। हालांकि कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि 6 जगहों पे जो है एनआईए की जो है सर्चिस सुबह सवेरे से ही अभी तक चलाई जा रही है। जी एजाज, 2 आतंकियों के गिरफ्तार होने की खबर है, इनके बारे में कुछ पता लग पाया है? कौन थे ये? देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये बेसिकली मिलिटेंट नहीं है, हालांकि मिलिटेंट एसोसिएट्स है। हालांकि एनआईए के फोर्सेस जो हमें यही बता रहे हैं कि ये रेस जो है ओटीडब्ल्यू का जो नेटवर्क है उनको ट्रैक करने के लिए या उनको क्रैक करने के लिए, क्योंकि जो पाकिस्तान में हैंडलर्स बैठे हैं सोशल मीडिया पे जो है इन लोगों को बहकाया जा रहा है और जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में उनको रागिब किया जा रहा है, उस चीज से उन जो है दस्तावेज को ट्रैक करने के लिए एनआईए को कुछ ठोस जो है सबूत मिले हैं, जिसमें से लैपटॉप होंगे जिसमें से लैपटॉप है और मोबाइल फोन जो है इनको सीजर में लाया जा चुका है। हालांकि इसके साथ साथ ही कई सारे ऐसे सस्पेक्टेड पर्सन को डिटेन किया जा चुका है क्वेश्चनिंग के लिए, और एनआईए का ये भी मानना है कि जल्द से जल्द ये जो केस है इसको क्रैक किया जाएगा। चलिए एजाज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। एजाज डार हमारे सहयोगी हमें तमाम जानकारी दे रहे थे, एनआईए ने छापेमारी की। चलिए बढ़ते हैं आगे। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में यूपी सरकार को बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। 6,800 शिक्षकों की चयन सूची को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। आरक्षण तय करने के नियमों का पालन नहीं हुआ, हाईकोर्ट का यह आदेश है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षकों की चयन सूची को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। आरक्षण तय करने में नियमों का पालन नहीं हुआ, यह हाईकोर्ट कह रहा है। 1 जून 2020 को जारी हुई थी ये सूची, इसको चयन सूची का रिव्यू करें, हाईकोर्ट ने यह भी कह दिया है। रिव्यू करते समय 50% से अधिक ना हो आरक्षण, हाईकोर्ट ने कहा है। 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। शिक्षकों के समायोजन की नीति बना सकती है सरकार, अगर चाहे तो। हाईकोर्ट ने कह दिया है कि समायोजन की नीति जो है वो सरकार बना सकती है। 3 महीने में पूरी की जाए ये कवायद। हाईकोर्ट ने टाइम पीरियड भी मेंशन कर दिया है कि 3 महीने के अंदर करना पड़ेगा। यूपी सरकार को बड़ा झटका हाईकोर्ट से लगा। बढ़ते आगे, अगली बड़ी खबर गुजरात से। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से गुजरात में पहली मौत जो है वो सामने आई है। 58 साल की महिला की मौत हो गई है। तो H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से गुजरात में एक मौत हो गई है। वडोदरा में सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा था महिला का। हाइपरटेंशन की मरीज थी मृतक महिला, ये भी बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, महिला की मौत हो गई। 58 साल की महिला बताई जा रही है, H3N2 वायरस की वजह से मौत हुई है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो महिला थी वो हाइपरटेंशन की मरीज भी थी। तो गुजरात में H3N2 वायरस से मौत का एक मामला सामने आया है, जिसमें 58 साल की एक महिला की मौत हो गई। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या लक्षण होते हैं H3N2 वायरस के, जिसमें गुजरात में एक मौत का मामला सामने आया है। तो वायरस के संपर्क में आने के 1 से 4 दिनों के भीतर ये विकसित होते हैं। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 37.8 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक का तेज बुखार होता है। अक्सर ठंड लगने और कंपकपी के साथ ये शुरू होता है। आप कमजोर और असहज महसूस कर सकते हैं। ये तमाम हम आपको सिम्टम्स बता रहे हैं क्या क्या होता है इसमें। H3N2 इन्फ्लुएंजा का एक अन्य सामान्य लक्षण है खांसी। पहले खांसी शुरू होती है, खांसी से छाती और गले में परेशानी होने लग जाती है। घबराहट या सांस की तकलीफ भी इसमें हो सकती है। गला लाल हो सकता है, सूज सकता है। ये लक्षण बच्चों और युवाओं में ज्यादा प्रमुख हो सकते हैं। तो तमाम हम आपको सिम्टम्स बता रहे हैं H3N2 इन्फ्लुएंजा के। थकान H3N2 इन्फ्लुएंजा का एक अन्य सामान्य लक्षण है। इसमें थकान भी लगने लग जाती है, जैसा कि हमने आपको बताया कि गला सूज जाता है, साथ ही साथ ठंड लगने लग जाती है, घबराहट होने लग जाती है। पूरे शरीर में जो मांसपेशियां हैं और जोड़ों में दर्द पैदा कर सकता है। लोगों को मतली, उल्टी और दस्त ये लक्षण भी गंभीर हो सकते हैं। ये वायरस बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों को आसानी से अपनी चपेट में ले लेता है। तो तमाम हमने लक्षण आपको बताए।
क्या क्या इसके लक्षण होते हैं इस वायरस के, और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि बच्चों में, गर्भवती महिलाओं में आसानी से ये इफेक्ट कर सकता है। बचाव क्या कैसे आप कर सकते हैं, सावधानी इसमें कैसे क्या रखनी पड़ेगी आपको। H3N2 वायरस के चपेट में आने के बाद तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर के पास जाएं, ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का सेवन करें, जो लिक्विड पदार्थ है उनका सेवन करें, शरीर में पानी की कमी ना होने दें, यानी लगातार पानी पीते रहें, खान पान में उन चीजों को शामिल करें जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ सके। संतरा, हल्दी, नींबू इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार होते हैं। जिन लोगों को खांसी जुकाम हो गया है उनसे दूरी बनाकर रखें। बीमार व्यक्ति के पास जाना पड़े तो मास्क लगाकर जाएं। अपने हाथों को साबुन से धोएं या सैनिटाइज करते रहें। तो ये कुछ सावधानी है जिसको आप बरत सकते हैं। H3N2 इन्फ्लुएंजा से रोकथाम आप कर सकते हैं। मास्क लगा के जाएं, पब्लिक प्लेसेस में जा रहे हैं, सैनिटाइज करें अपने हाथों को। साथ ही साथ सिट्रस फ्रूट को आप ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड जो डाइट है उस पर आ जाए। तो ये तमाम जो हमने आपको चीज़ें बताई हैं जिससे आप रोकथाम कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं आपका H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से। अगली बड़ी खबर G20 शिखर सम्मेलन से जुड़ी हुई है। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने दिल्ली आ सकते हैं व्लादिमीर पुतिन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्रेमलिन ने दौरे को लेकर इंकार नहीं किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने दिल्ली आ सकते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। चलिए इससे भी आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। राजस्थान के राजसमंद में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आए हैं। राजसमंद में रेत माफियाओं ने युवक की हत्या कर दी। तो राजस्थान के राजसमंद में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए। राजसमंद में रेत माफियाओं ने युवक की हत्या कर दी। अवैध खनन का विरोध करने पर ट्रैक्टर से कुचल दिया। आमेर चिकित्सालय पर ग्रामीणों की भीड़ जमा है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आमेर चिकित्सालय में ग्रामीणों की भीड़ इस वक्त जमा है। मामले की जांच में पुलिस जुड़ गई है। रेत माफियाओं ने युवक की हत्या कर दी। अवैध खनन का विरोध करने पर युवक को ट्रैक्टर से ही कुचल दिया। तो रेत माफिया ने युवक की हत्या कर दी। अवैध खनन का विरोध करने पर ट्रैक्टर से कुचल दिया। तो रेत माफियाओं के हौसले किस तरीके से बढ़ गए हैं, और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीरें हैं जहां ग्रामीण भारी संख्या में जमा हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अगली बड़ी खबर गुजरात से। गुजरात के वलसाड़ में भीषण आग लग गई है। 10 कबाड़ के गोदामों में ये भीषण आग लगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गुजरात के वलसाड़ से, जहां भीषण आग लग गई। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। यहां पर 10 कबाड़ के गोदामों में ये भीषण आग लगी। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी भयंकर आग यहां पे लगी हुई है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। तो गुजरात के वलसाड़ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे कि भीषण आग लग गई। 10 कबाड़ के गोदामों में आग लग गई। दमकल की गाड़ियां पहुंच गई, यानी फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो वहां पे मौजूद है। आग को बुझाने का काम लगातार जारी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पे पहुंच गई हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कई गोदाम में जो सामान रखा था वो जलकर खाक हो गया, ऐसा प्रतीत यहाँ पर हो रहा है। आग की लपटें भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। 10 गोदाम ये बताए जा रहे हैं, कबाड़ के 10 गोदाम थे जहां पर आग लग गई। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।